हेलो नमस्कार। HP टेट मेडिकल और मेडिकल कमीशन की क्लासेस लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे शुरू हो गई हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लें। तो क्लास शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंडर कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाम से ही पता चला रेडिएशन, जो रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रोड्यूस हो रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रोड्यूस हो रही है, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। अब बात आती है ये वेव्स क्या होती है। ये समुद्र या ओशियंस में उठने वाली वेव्स नहीं है। ये वेव्स वो हैं जिसमें क्या होती है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? रिमेंबर, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, नॉट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। यहाँ पे मैटर ट्रांसफर नहीं होता है बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। वेव्स में जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ना कि मैटर का ट्रांसफर होगा। मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नॉट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये तो बात रही वेव्स की। अगर वेव के बारे में ज़्यादा समझना हो तो इसके पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वेव्स के पैरामीटर को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमें वेव्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस का पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेव्स के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ वेव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स की बात करें तो पहला पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। सेकंड पैरामीटर है दैट इज वेवलेंथ। थर्ड पैरामीटर है दैट इज वेव नंबर। फोर्थ पैरामीटर है दैट इज टाइम पीरियड एंड फिफ्थ पैरामीटर है दैट इज फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये पैरामीटर समझ आ गए तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो फर्स्ट है, कौन कौन से पैरामीटर्स बताए मैंने? बेसिकली 5 पैरामीटर्स हैं वेव्स के। कौन कौन से? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है एक वेव होती क्या है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे एक वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ लिखेंगे हम वेवलेंथ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन, रेस्ट पॉइंट मीन मीन भी कहते हैं इसे। ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से जो ऑसिलेशन होती है दैट इज कॉल्ड वेव। ये ऑसिलेशन होके जा रही है, इट इज कॉल्ड वेव। अंडरस्टैंड? तो इसी रिप्रेजेंटेशन, ये है वेव की रिप्रेजेंटेशन। इसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप ये जो टर्म है, पैरामीटर्स हैं, इनको इजीली समझ पाएंगे। तो मैं 1 बाय 1 आपको इसी डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आइए समझते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब ये जो मीन पोजीशन है, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, इस साइड है डिस्प्लेसमेंट। क्या है इस साइड? डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन पे होगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ आ गई बात? तो क्या है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड के बारे में लिखवाती हूँ मैं आपको। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डायग्राम के थ्रू कि ये है मीन पोजीशन और इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब ये जो बेटा ऊपर वाली जो पीक है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, इन्हें हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोअर वाली जो पीक है दैट इज कॉल्ड ट्रफ। याद रखना इन्हें, क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब बात आती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ये दो क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, या डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू ट्रफ, या बोले कि डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि वेवलेंथ क्या है, वो लेंथ है जिसके ऊपर वेव जो है एक साइकिल कंप्लीट करती है। एक साइकिल कब कंप्लीट होगी बेटा, यहां से स्टार्ट हुई, ये जाके एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगी, कंजिक्यूटिव ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ वो लेंथ है जहाँ पे एक वेव जो है वो एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। मैं आपको इसकी भी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, व्हाट इज वेवलेंथ। इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। वेवलेंथ length in which wave complete one cycle। एक और डेफिनेशन बताई मैंने, क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया। एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड वेवलेंथ है लेंथ इन विच वेव कंप्लीट्स वन साइकिल। इसके बाद बात आती है वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर। और एक और बात है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये है लैम्डा, और इसे हम लिखते हैं मीटर में। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये तो थी वेवलेंथ। अब है बात वेव नंबर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार, ऐसे लिखते हैं न्यू बार, ऊपर इसके बार लगा देते हैं, ठीक है। ये है वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो अभी तक मैंने तीन चीजें पढ़ा दी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार से। अब नेक्स्ट वन है, फोर्थ वन, दैट इज टाइम पीरियड। ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में, कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी। इसके बाद है लास्ट पैरामीटर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या हुई, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम।
और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू इक्वल टू 1/t। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, और ये किसके बराबर हुई, 1/t, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अभी तक मैंने कितने कौन कौन से पैरामीटर्स पढ़ा दिए, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, टाइम पीरियड एंड लास्ट वन दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर और जो वेव लेंथ है, ये जो तीन पैरामीटर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनमें हम इन तीन चीज़ों को, वेव लेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बारे में मतलब अक्सर बात करते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बेस पे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें इनके रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़ने से पहले हमें इनके रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर, वेव लेंथ, एंड सी क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड। तो ये तो था रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। क्या रिलेशन है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। यही इसका रिलेशन है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो ये थे पैरामीटर्स। अब इसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अब आपने मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था। मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट हैं, मैक्सवेल, उन्होंने क्या कहा, मैक्सवेल जी कहते हैं कि जो भी मूविंग पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, वो क्या करता है, जैसे ही वो मूव करता है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है। वो रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रिलीज करता है। वो किसने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मतलब एक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी और दूसरी वेव कहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड में होगी। ये किसने कहा था, ये कहा था मैक्सवेल ने। एक वेव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक वेव है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दूसरी वेव कहाँ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड में। नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब इससे क्या होगा, इन वेव्स के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंटली, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की थी। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक और चीज़ बताई थी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई थी कि जो डायरेक्शन किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मतलब किस डायरेक्शन में वो वेव आगे मूव कर रही है, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों क्या होंगे, इन तीनों की जो डायरेक्शन होगी वो होगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होंगी ये, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या कहा मैक्सवेल ने कहा कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेशन के अंडर मूव करता है, तो मूव करने के बाद वो क्या करता है, वो जो है रेडिएशंस एमिट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी। और उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी, वो तीनों क्या होगी, म्यूचुअली
परपेंडिकुलर होगी टू ईच अदर, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट थर्ड वन दैट इज कौन सी, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, जो वेव की प्रोपेगेशन होगी वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। अब बात आती है कि जो ये कंपोनेंट है किस किस के कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है, ये इन सारे के सारे कंपोनेंट जो होंगे सेम होंगे। सेम बोले तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, उनकी स्पीड सेम होगी। तो फिर डिफरेंट क्या होगा, इनमें डिफरेंशिएट क्या चीज़ कर रही है, डिफरेंशिएशन वाली बात है कि ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन में। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये तो है पहली प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ये प्रॉपर्टी में आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कि डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में साउंड, जैसे मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंच रही है, हम दोनों के बीच में, हमारे बीच में एक मीडियम है, मीडियम के थ्रू ही आवाज़ जा रही है। हमारे बीच में क्या मीडियम है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वही आगे आगे जाके वाइब्रेट करके मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में खाली जगह में भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। बट जो साउंड है, आप खाली जगह जाओगे, आप कितने भी जोर से चिल्लाओगे, वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम, खाली जगह है, वहां एयर भी नहीं है, तो वहां पे मीडियम नहीं है, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आज का टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में मैंने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ बताई। फर्स्ट वन थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेकेंड प्रॉपर्टी, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया साउंड का, साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो केस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।